नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया धमाकेदार वीडियो हम लेके आए हैं और हम MPCHO का सिलेबस जो कर रहे हैं, एग्जाम के नज़दीक होने के कारण एक क्विक रिव्यू सेशन हम लेके आए हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज के अंदर नोट सेट को यहाँ पे तैयार कर रहे थे, लेकिन MPCHO क्विक रिव्यू इसलिए है क्योंकि MPCHO का एग्जाम जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी, और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू में एक क्विक रिवीजन सेशन यहाँ पे लेके आए हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है एग्जाम में, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, उसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो बस आप पूरा वीडियो जरूर देखें और अपने कुछ कंसेप्ट जो है वो जरूर क्रिएट करें। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीडियो सेशन की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को शुरू करने से पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको। ये ऐप है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू अपना वहाँ पे लिख दीजिए। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री अवेलेबल है, कुछ चीज़ें पेड है। पेड थिंग के अंदर अवेलेबल है MPCHO टेस्ट सीरीज 1000 MCQ के साथ में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, जिसको आज ही परचेज करके आप प्रीवियस जितने भी टेस्ट है वो भी दे सकते हैं और आगे आने वाले टेस्ट भी दे सकते हैं। और एग्जाम से पहले एक क्विक रिव्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप एग्जाम में अपना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है वो है 299। प्ले स्टोर पे जाना है आपको, ऐप को पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आपको 299 फोन पे या गूगल पे करना है, जिसका नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके 299 जो है वो पे करके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। और परचेज करने के बाद में उस टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट कर दिया जाएगा टीम नोबल के द्वारा। आपको पेमेंट करने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है और आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट हो जाएगी और टेस्ट सीरीज को असेस करके आप एक बेहतरीन MCQ सेशन की तैयारी के साथ में MPCHO को क्रैक कर सकते हैं। तो बस हम शुरू करते हैं क्विक रिव्यू सेशन। ये इंफॉर्मेशन थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आज के इस क्विक रिव्यू सेशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट और क्विक बात मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। एग्जाम में इस कार्यक्रम की एक तो पूछी जाती है डेट, जो है 1 जून 2011। डेट याद रखनी है आपको, 1 जून 2011। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्लीटली फ्री और कैशलेस सर्विस शुरू की है। प्रेग्नेंट वुमन, उसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी है, देखिएगा यहाँ कितनी बातें इंक्लूड की गई है। प्रेग्नेंट वुमन जो है इसमें यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया गया है, एक तो तारीख इंपॉर्टेंट है 1 जून 2011। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये गवर्नमेंट इंडिया की कंप्लीट फ्री सर्विसेज है, कैशलेस सर्विसेज है, जिसमें एक तो प्रेग्नेंट वुमन जिसमें नॉर्मल डिलीवरी को इंक्लूड किया गया है, सीजेरियन ऑपरेशन को इंक्लूड किया गया है, और इतना ही नहीं सिक न्यूबॉर्न को इंक्लूड किया गया है जो कि 30 दिन तक का होता है जन्म के बाद में। और ये गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अंदर ही अवेलेबल है जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी मदर शिशु बच्चा, उसकी सुरक्षा के लिए योजना है 30 दिन तक के लिए बच्चों के लिए। और इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी, सीजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तारीख सब याद रखना आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रास रूट लेवल है वर्कर का इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आर आंगनवाड़ी वर्कर। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जो ग्रास रूट है, जो जड़ से जुड़े हुए लोग हैं, वो होती है आंगनवाड़ी वर्कर, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट एंड आशा, दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये बातें आपको याद रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जो होता है एड्स का इंडिया के अंदर, वो है ट्यूबरकुलोसिस। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पॉजिटिव ऑर्गन होता है HIV वायरस। कौन होता है? HIV वायरस। रेट्रोवायरस है, कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस है, HIV वायरस रेट्रोवायरस है। एड्स जो है वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। एड्स क्या होता है? ये ट्रांसमिट जो होता है, सबसे ज्यादा इसका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो सेक्सुअल रूट होता है। कौन सा रूट होता है? सेक्सुअल रूट होता है। एड्स जो होता है ये जब
हम बात करें एड्स की तो ये जब होता है तो 4 स्टेज के अंदर होता है। एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया वो एड्स में कन्वर्ट होता है तो इसके सिम्टम 4 स्टेज के अंदर आते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 4 स्टेज में इसके सिम्टम आते हैं। जो स्टेज 1 होती है एड्स की उसमें लिम्फ एडिनोपैथी होती है। क्या होती है? लिम्फ एडिनोपैथी होती है, एडिनोपैथी होती है और बाकी सिम्टम जो है वो सप्रेस रहते हैं, लिम्फ एडिनोपैथी रहती है। स्टेज 2 जो होती है उसमें ओरल म्यूकोसा के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पे जो है ओरल म्यूकोसा में जो है इन्फेक्शन, ओरल म्यूकोसा का इन्फेक्शन और इसके अलावा वेट लॉस होना शुरू होता है पेशेंट का और जो लेस देन 10% रहता है वेट लॉस। ओरल म्यूकोसा का इन्फेक्शन शुरू हो जाता है स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 3 जो है वो इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें वजन 10% से ज्यादा लॉस हो जाता है, 1 महीने से ज्यादा फीवर मरीज को आना हिस्ट्री रहता है, 1 महीने से ज्यादा मरीज को डायरिया वहां पे हो रहा है और मरीज के ओरल अल्सर, ओरल थ्रस हो रही है, वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है ओरल का, माउथ का। ये स्टेज 3 के अंदर देखने को मिलता है। और स्टेज 4 जो होती है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होने लग जाते हैं, है ना, न्यूमोसिस्टिक निमोनी टाइप के इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, स्लिम डिजीज मतलब माल एब्जॉर्प्शन जो है वो होने लग जाता है। तो ये वास्टिंग सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, वो स्टेज 4 का साइन है, वास्टिंग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? वास्टिंग सिंड्रोम। इसको हम स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिम डिजीज। वास्टिंग सिंड्रोम, स्लिम डिजीज। स्लिम डिजीज किसको बोलते हैं? एड्स वाले मरीज को स्लिम डिजीज भी बोलते हैं और ये स्टेज 4 का साइन होता है वास्टिंग सिंड्रोम। तो ये एड्स के कुछ साइन है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रहता है, एचआईवी वायरस की कुछ खास बातें हैं एड्स के बारे में जो आपको याद रखनी है। वर्ल्ड एड्स डे के बारे में आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, meningitis is caused by Neisseria meningitidis. This is the positive organism for meningitis. This is the inflammation of meninges. meninges क्या होती है? कवरिंग होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। meninges क्या होती है? meningitis का meninges का इन्फ्लेमेशन कहलाता है meningitis। और meninges क्या होती है? कवरिंग होती है। ये क्या होती है? कवरिंग। और किसकी कवरिंग होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड ये मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर कौन करती है? मेनिंजेस। और मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी एग्जाम में पूछी जाती है और ये एक बहुत ही कतई जहर बात है जिसको याद रखना ही आपको। RMNCH प्लस A स्ट्रेटजी क्या है, क्यों लॉन्च हुई और क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी। आपको याद रखना है RMNCH। क्या है यहाँ पे? RMNCH प्लस A स्ट्रेटजी लॉन्च हुई थी फरवरी 2013 के अंदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंदर फरवरी 2019 में 13 में लॉन्च हुई है। ऑब्जेक्टिव है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक मेथड, दूसरा है प्रेगनेंसी किट, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है मैटरनल हेल्थ, अर्ली डिटेक्शन, रजिस्टर्ड हाई रिस्क केसेस। अगला है न्यूबॉर्न हेल्थ, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ अगला इंपॉर्टेंट है, आयरन एंड फोलिक एसिड, ORS, जिंक। इसके अलावा एडोलसेंट हेल्थ, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड और मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इसका मतलब RMNCH A+ के अंदर स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन आते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ आती है। इसके अलावा कौन आते हैं? इसमें मैटरनल हेल्थ आती है। इसके अलावा कौन आता है? इसके अंदर न्यूबॉर्न हेल्थ आती है। इसके अलावा कौन आता है? इसके अंदर चाइल्ड हेल्थ आती है। इसके अलावा कौन आता है? इसमें एडोलसेंट हेल्थ आती है। तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ गई, मैटरनल हेल्थ आ गई, न्यूबॉर्न हेल्थ आ गई, चाइल्ड हेल्थ आ गई, एडोलसेंट हेल्थ आ गई। इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है RMNCH प्लस A 2013 फरवरी के अंदर अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ में आया और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे देखे गया। अगली इंपॉर्टेंट बात है IMNCI, फुल फॉर्म याद रख लेना, सबकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। IMNCI की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। IMNCI का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसमें चिल्ड्रन जो होती है उनकी उम्र होती है 2 महीने से 5 साल, 0 to 2 मंथ एक एज है और दूसरी एज है 2 मंथ से लेके 5 ईयर। तो ये दो एज ग्रुप इसमें इंक्लूड किए गए हैं IMNCI के अंदर। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल एंड
चाइल्डहुड इलनेस, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिएगा इसके क्यूरेटिव जो कंपोनेंट है उसमें डायरिया, मीजल्स, निमोनिया, मलेरिया, सीवियर मालन्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। IMNCI के अंदर क्या क्या डिजीज को इंक्लूड किया गया है? डायरिया का इलाज के बारे में बात की गई है, मीजल्स के इलाज के बारे में बात की गई है, निमोनिया के इलाज के बारे में बात की गई है, मलेरिया के इलाज के बारे में बात की गई है, सीवियर मालन्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग के बारे में बात की गई है IMNCI के अंदर। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्यूरेटिव कंपोनेंट है IMNCI के। इन डिजीज को क्योर करने का रोल, क्योर करने का जिम्मेदारी जो है वो IMNCI के अंदर ली गई है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्यूरेटिव कंपोनेंट है IMNCI के। अगला कलर कोडिंग भी की गई है IMNCI के अंदर, जिसमें पिंक एक कलर होता है और ये प्री रेफरल ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है, प्लस रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल, पिंक कलर अगर हो। दूसरा कलर कोड है येलो, ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एट PSC लेवल की बात करता है। और तीसरा कलर है ग्रीन, होम बेस्ड मैनेजमेंट करता है। IMNCI में कलर कोडिंग होती है, एक होती है ग्रीन, एक होता है येलो, एक होता है पिंक। जो ग्रीन कलर है वो होम बेस्ड मैनेजमेंट की बात करता है, जो येलो कलर है वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। और जो पिंक कलर है वो प्री रेफरल ट्रीटमेंट देके अर्जेंटली रेफर करने के बारे में बात करता है। 3 कलर कोड है, याद रख लीजिएगा, सवाल यहीं से बनेगा और कतई जहर क्वेश्चन बनेगा। अगर आप उसको समझना चाहते हैं, उसको सही करना चाहते हैं, ये पॉइंट आपकी मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। लाइक करें या ना करें कोई बात नहीं, पर शेयर जरूर करें। शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान है, इंसान की मदद करना हमारी पहली अपॉर्चुनिटी है। मददगार बनिए। जिंदगी में एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको अपना आप अच्छा मिल जाएगा। ये तय है, यूनिवर्सल ट्रू है, फंडामेंटल बात है लाइफ की। अच्छा बनिए, अच्छा करिए, लोगों की मदद करिए, अप्रोच करवाइए शेयर करके। आगे लेके चलो, नेक्स्ट देखिएगा लेप्रेसी डिजीज जो है वो ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर लेप्रेसी। इंपॉर्टेंट बात है, लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। लेप्रेसी जो बीमारी होती है इसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैंसन डिजीज। इसको हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रेसी को हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रेसी जो बीमारी है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है, ये अफेक्ट करती है सुपरफिशियल ज्यादातर ऑर्गन को, है ना। ये अफेक्ट करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ये अफेक्ट करती है स्किन को। 2 ऑर्गन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ये स्किन को अफेक्ट करती है। ये ज्यादातर उन एरिया को अफेक्ट करती है जो बॉडी के कूल वाले पार्ट होते हैं, ठंडे पार्ट होते हैं। जैसे बॉडी का ठंडा पार्ट कौन सा होता है? आपकी पाम होती है ना, आपकी सोल होती है, आपका फेस होता है। जो कोल्ड एरिया होता है, जो कूल एरिया होता है, उन एरिया को ज्यादा अफेक्ट करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्किन को अफेक्ट करती है लेप्रेसी। हैंसन डिजीज भी बोलते हैं लेप्रेसी को। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ये बीमारी एक सोशल स्टिग्मा मानी जाती है। लेप्रेसी बीमारी अब इरेडिकेट होने की कगार पे आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बीमारी के बारे में। ये इरेडिकेट होने को आ गई है क्योंकि इसकी जो ड्रग है, एक है डेप्सोन और दूसरी जो इसकी ड्रग है रिफाम्पिसिन। इन दोनों दवाइयों ने, रिफाम्पिसिन और डेप्सोन, इन दोनों दवाइयों ने मिलके माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है उसको डापा चूक कर दिया है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री को जड़ से खत्म करने का जिम्मा ले लिया इन्होंने, और इतना अच्छा इफेक्ट है कि ये दवाई इरेडिकेशन की कगार पे आ चुकी है। ये बीमारी इरेडिकेशन की कगार पे आ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, आंगनवाड़ी वर्कर इज आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ ICDS। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है ICDS, उसका हार्ट माना जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। एड्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अभी हमने बात की। अगली इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बनता है, कैल्शियम की रिकमेंडेड ऑफ डेली अलाउंस एडल्ट के अंदर होता है 600 से 800 मिलीग्राम पर डे। अगर लेडी मेनोपॉज में है तो ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है 1200 से 1500 mg पर डे। और अगर बात करें कैल्शियम का रिच सोर्स तो होता है मिल्क, सबसे बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। और मिल्क में क्या नहीं होता है, मतलब ये किसका पुअर सोर्स है, तो बात करें तो ये आयरन का पुअर सोर्स है। कैल्शियम का रिच सोर्स है, आयरन का पुअर सोर्स है। कौन है? मिल्क है। मिल्क जो है उसमें विटामिन C की भी लैकिंग होती है, डेफिशिएंसी होती है। और एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, इंपॉर्टेंट लाइन है, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी जो है
रिमूवल ऑफ द यूट्रस थ्रू द एब्डोमेन, एब्डोमेन से यूट्रस को रिमूव करना एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कहलाता है। इसका दूसरा रूप होता है वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, जिसमें यूट्रस को वेजाइना से रिमूव करते हैं, इसको एब्डोमेन से रिमूव करते हैं, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। अगला एक प्रोग्राम का नाम है मिड डे मील प्रोग्राम, इसी को हम स्कूल लंच प्रोग्राम कहते हैं और ये 1961 के अंदर लॉन्च हुआ था। मिड डे मील प्रोग्राम या स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से इसको जानते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मिड डे मील स्कीम जो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन लॉन्च हुआ था 1995 के अंदर। इसको बोलते हैं हम मिड डे मील स्कीम, नेशनल प्रोग्राम है ये, और ये लॉन्च हुआ था 1995 के अंदर सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को। इंपॉर्टेंट बात है। अगला देखिएगा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल वर्टिकलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय इंक्रीजिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस and simultaneously impacting on nutrition of the student in primary classes। प्राइमरी क्लासेस के बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाना, एनरोलमेंट बढ़ाना, ज्यादातर बच्चों को स्कूल में बुलाना, और बुलाना ही नहीं, उन बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाना। ऐसे दो इनके कंपोनेंट थे, दो इसके खास ऑब्जेक्टिव थे जिसको फुलफिल करने के लिए एमडीएमएस आया था। मिड डे मील शुड सप्लाई 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी। ये एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। मिड डे मील जो होता है 1/3 सप्लाई करता है टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट का, और 1/2 दैट इज हाफ टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट का। टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का तो 1/3 और टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट का हाफ सप्लाई करता है मिड डे मील प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिएगा विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया था 1970 के अंदर, 1970 में विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया था। अगली इंपॉर्टेंट बात है सिफिलिस, इसकी कारण होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है सिफिलिस का, नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कल सुबह के वीडियो लेक्चर के अंदर, तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में कल सुबह 9:30 बजे सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सवाल वहां से भी बनता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ट्रेपोनेमा पैलिडम इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। वीडीआरएल का जो टेस्ट होता है उसको वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पूछा जाए, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर वीडीआरएल। और ये सिफिलिस को का स्क्रीनिंग टेस्ट है। कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर सिफिलिस जो है ये नहीं होता है। सिफिलिस का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है एफटीबी एसीएस, दिस इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर सिफिलिस, और एबीएस एफटीबी एबीएस, और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो वीडीआरएल। ट्रेपोनेमा पैलिडम इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट देखिएगा विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के अंदर करते हैं, टाइफाइड फीवर के अंदर किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड और कोलेरा एक हम कह सकते हैं कि एक तरह का क्या है, टाइफाइड और कोलेरा डायरियल डिजीज के अंदर आते हैं। किसमें आता है, डायरियल डिजीज में। टाइफाइड का टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, और टाइफाइड डायरियल डिजीज में आता है। कौन सी डिजीज है ये, डायरियल डिजीज। और इसके अंदर पी सूप, कैसा पी सूप स्टूल आता है, पी सूप स्टूल का पैटर्न पी सूप जैसा आता है। टाइफाइड डायरियल डिजीज होती है टाइफाइड, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो विडाल टेस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एलाइजा टेस्ट, एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे, स्क्रीनिंग टेस्ट है एलाइजा एचआईवी का। कंफर्मेटिव टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एलाइजा किसका, एचआईवी का। याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिएगा कंफर्मेटिव टेस्ट एचआईवी का हमने अभी बोली बात की, वेस्टर्न ब्लॉट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर एचआईवी। नेक्स्ट है मेनार्जी, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम में सवाल यहाँ से बनेगा। मेनार्जी और मेनोपॉज ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनार्जी जो है ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोला जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको मेनार्जी कहते हैं, जो लगभग मैक्सिमम एज 15 ईयर होती है। वैसे तो 30 ईयर के आसपास मेनार्जी जो है स्टेबल हो जाती है, और मेनार्जी जो है वो लास्ट साइन है प्यूबर्टी का। देखिए एक सवाल यहाँ से और बनता है, प्यूबर्टी जो फीमेल चाइल्ड में डालती है उस प्यूबर्टी का एक तो फर्स्ट साइन आपको पूछा जाता है और एक लास्ट साइन आपको पूछा जाता है। प्यूबर्टी के 4 इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, जिसमें फर्स्ट साइन जो होता है प्यूबर्टी का वो होता है थैलार्की। प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन होता है उस फर्स्ट साइन को किस नाम से जानते हैं, उस फर्स्ट साइन को हम थैलार्की के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, थैलार्की। थैलार्की जो है वो प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है, और थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, थैलार्की इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। याद रख लीजिएगा, पूछा जाएगा। और थैलार्की के बाद में एग्जैक्टली 2 साल बाद में
2 साल बाद में मेनार्की होता है। तो मेनार्की जो होता है वो प्यूबर्टी का लास्ट साइन माना जाता है, लास्ट। अच्छा, थैलार्की और मेनार्की के बीच में एग्जैक्टली 2 साल का गैप होता है, सबसे फेमस वाला एग्जाम का। इन दोनों के बीच में 2 ईयर का गैप होगा। थैलार्की प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है, मेनार्की प्यूबर्टी का लास्ट साइन है। इनके बीच में 2 और इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है आपको। इन 2 साल में 2 घटनाक्रम और होते हैं। एक घटनाक्रम होता है कि वहां पे प्यूबार्की आती है। क्या आती है? प्यूबार्की, एड्रीनार्की, प्यूबार्की, एड्रीनार्की। और दूसरी चीज क्या होती है? ग्रोथ स्पर्ट। क्या होती है? ग्रोथ स्पर्ट। ये प्यूबर्टी के साइन होते हैं। हमें यहाँ पे मेनार्की का पूछा है, दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मेनोपॉज, उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेनोपॉज जो होता है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये 45 ईयर तक। तो ये 15 से लेकर 45 साल, मेनार्की टू मेनोपॉज, ये जो टाइम पीरियड कहलाता है इसको हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। कौन सी एज कहते हैं? रिप्रोडक्टिव एज। मेनार्की टू मेनोपॉज जो एज होती है, इस एज को किस नाम से जाना जाता है? रिप्रोडक्टिव एज। और ये वो टाइम पीरियड है जिसमें लेडी रिप्रोडक्शन कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। अगली बात, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 70 to 110 होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? 70 to 110 होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात है फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म जो एग्जाम में फेमस है, याद रख लीजिएगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? निजीरिया गोनोकोकस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर गोनोरिया। निजीरिया गोनोकोकस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर गोनोरिया, याद रख लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआईसी एक्ट जो है वो 1948 के अंदर बना। ईएसआईसी एक्ट जो है वो 1948 के अंदर बना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआईसी, जिसकी वैकेंसी आने वाली है। और अगर आप डिटेल थ्योरेटिकल चीजें, कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो तो आज ही अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, जहां पे करवाई जाती है टीम नोवल के द्वारा कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। ऐसी एमसीक्यू जो सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर आ जाए, ऐसी एमसीक्यू प्रैक्टिस जो सीधा आपको कंसेप्ट को क्रिएट करे, ऐसा थ्योरी, ऐसा स्मार्ट थ्योरी मटेरियल जिसको पढ़ के आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि किसी भी एग्जाम का टैटवा दबाने की हिम्मत रखते हो। अगर आप चाहते हो एग्जाम का टैटवा दबाने की हिम्मत, अगर आप धाड़ लगाना चाहते हो शेर वाली, आज ही अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। अप्रोच करिए, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण आज से ही करना शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा ईएसआईसी और नॉर्सेट के लिए कंसेप्चुअल चीजें, वो सारी चीजें, वो सारा मैटर जो आपको इन एग्जाम में सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शेर है, शेर की तरह दहाड़ लगाओ। ईएसआईसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, ये शेरों वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आगे लेके चलता हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, पंचायती राज के 3 टायर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों टायर याद रख लो। आपको अपनी गाड़ी के 4 टायर याद है कि नहीं है? या 4 टायर की गाड़ी अभी हम बाद में खरीदेंगे, हमारे पास तो नहीं है सर, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं। बिल्कुल, हम 4 क्या 5 क्या 7 क्या जितने चाहे उतने टायर की गाड़ी खरीद लेंगे, अगर आपने विश्वास के साथ में पढ़ाई की, क्योंकि ये पढ़ाई एकमात्र ऐसा जरिया है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। बस जरूरत है शिद्दत की, लगन की। पंचायती राज स्कीम 3 टायर वाली स्ट्रक्चर है, पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 टायर है, कौन कौन से? पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल और जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 टायर मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायती राज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पंचायती राज। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 22 जुलाई 19 22 जुलाई, इट्स 2 अप्रैल है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा स्टेबल हुआ था 7 अप्रैल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट देखिएगा। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना होता है? 70 to 110। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है 70 to 110। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। डायबिटीज मेलाइटस किसको बोलते हैं? जब शुगर का लेवल मोर देन 126 होता है, 126 से ज्यादा डायबिटीज मेलाइटस की कैटेगरी के अंदर आएगा। थोड़ा चीजें फास्ट है,
इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, एग्जाम बहुत करीब है, टाइम बहुत कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली हम सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा क्विक रिव्यू के साथ में चलना है, कोई इश्यू नहीं है, आराम से, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा एजोटीमिया, इंक्रीज नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का बढ़ जाना क्या कहलाता है? एजोटीमिया कहलाता है। फेलोपियन ट्यूब को हम साल्पिंजेस, ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। देयर इज 3 अनदर नेम ऑफ फेलोपियन ट्यूब। पहला है साल्पिंजेस, दूसरा है ओविडक्ट और तीसरा है यूट्राइन ट्यूब। ये तीनों नाम किसके हैं? फेलोपियन ट्यूब के। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? ईच फेलोपियन ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। एक फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल, स्टमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। 4 पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, इंटरस्टिशियल, स्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। 4 पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, इंटरस्टिशियल, स्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। 4 पार्ट से मिलकर फेलोपियन ट्यूब बनी होती है। एक फेलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एम्पुला 5 सेंटीमीटर का अकेला होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। और एम्पुला वो होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुलरी पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम साल्पिंजेस, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुला में होने के बाद में इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस में होता है। इम्प्लांटेशन यूट्रस में न के कहीं और जगह हो तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसकी भी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहती है? एम्पुलरी पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जहाँ फर्टिलाइजेशन वहीं पे अगर प्रोडक्ट रुक जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आगे लेके चलते हो, नेक्स्ट देखिएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब को साल्पिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब को साल्पिंजेक्टमी के नाम से जानते हैं। साल्पिंजेक्टमी इज द रिमूवल, साल्पिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अगली इंपॉर्टेंट बात है फेलोपियन ट्यूब की लेंथ, अभी हमने बात की 10 सेंटीमीटर होती है। और अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है अमीबाइसिस करता है। इंपॉर्टेंट बात है अमीबाइसिस का पॉजिटिव ऑर्गन होता है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो मोस्ट एक्यूरेटली स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये बहुत फेमस सवाल है और कई बार कंफ्यूजन रहता है। ओसीपी जो होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है उसका सबसे एक्यूरेट स्टार्टिंग टाइम होता है फर्स्ट डे। कब शुरू करो इसको? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन को शुरू करो। कई जगह पे 5th डे मेंशन है, 5th डे नहीं होता है। सबसे एक्यूरेट इसका स्टार्टिंग टाइम पीरियड जो होता है वो कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगली बात बताता हूँ, नेक्स्ट बात कतई की बात है, कतई जहर बात है। लिम्फेटिक फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय डब्ल्यू वॉन क्रिप्टाई। पूछा जाएगा डब्ल्यू वॉन क्रिप्टाई जो होता है वो फाइलेरिया का, लिम्फेटिक फाइलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गन में फाइलेरियोसिस करता है। डब्ल्यू वॉन क्रिप्टाई, बुचेरेचिया, या डब्ल्यू का मतलब होता है बुचेरेचिया वॉन क्रिप्टाई पॉजिटिव ऑर्गन है किसका? फाइलेरिया का। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा यूनिसेफ। फुल फॉर्म क्या होता है यूनिसेफ का? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 11 दिसंबर को इसका एस्टेब्लिशमेंट होता। अगला इंपॉर्टेंट है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 के अंदर आया था। यूएनडीपी 1965 के अंदर। अगला है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1945 के अंदर आया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 के अंदर। अगला है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 के अंदर आया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 के अंदर। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी 1863 इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी 30 जनवरी एंटी लेप्रोसी डे के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी एंटी लेप्रोसी डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 2 वेडनेसडे जो होता है मार्च का, उसको नो स्मोकिंग डे के नाम से हम जानते हैं। और इसी के अंदर 8 मार्च को हम वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। 8 मार्च को इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, याद रख लीजिएगा। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओवरी जो होती है वो पेयर ऑर्गन होती है, 2 होती है नंबर में। ये कुछ डे है जिनको याद रखना है ऐसे कैसे, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा। ओवरी जो होती है वो पेयर में होती है, नंबर में 2 होती है। ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार है। ओवरी ओवल इन शेप एंड पिंक इज ग्रे इन कलर, ये ओवरी का कलर है।
मेजरमेंट ऑफ ओवरी जो होती है वो 3 2 1 होती है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और वेट जो ओवरी का होता है वो 2 से 3 ग्राम होता है, 2 to 3 ग्राम, ये वजन है ओवरी का। प्राइमरी फंक्शन जो है ओवरी का वो ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवरी किसके लिए बनी हुई है? ओवम का फॉर्मेशन करने के लिए ओवरी का प्राइमरी फंक्शन है, याद रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारे के सारे डेट्स आपको याद रखने हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, आफ्टर दीज ऑल प्रोग्राम्स और सब इंपॉर्टेंट चीजें हमने ओवरी के बारे में यहाँ पे पढ़ी। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? सेकेंडरी फंक्शन ओवरी का जो है वो हार्मोन को रिलीज करना होता है, और ओवरी जो हार्मोन रिलीज करती है उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन बनाती है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोजेस्टेरोन बनाती है। ये दो हार्मोन है जो ओवरी रिलीज करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बताता है 15 मार्च को डिसेबल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डिसेबल डे 15 मार्च। 24 मार्च को एंटी टीबी डे के रूप में मनाते हैं, एंटी टीबी डे। 24 मार्च को एंटी टीबी डे, और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, जिस दिन WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 7 अप्रैल। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाते हैं 25 अप्रैल। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और इसी में 31 मई को नो टोबैको डे, नो टोबैको डे 31 मई। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, याद रखिएगा। सारे दिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सभी दिन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनमें से क्विक रिवीजन सेशन है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको इंक्लूड करना अपने नॉलेज के अंदर। अगली बात देखिएगा, नेक्स्ट चीज देखिएगा, लेबिया मेजोरा किसका होमोलोगस है? एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। स्क्रोटम इसका जवाब है, दैट कवरिंग द टेस्टिस। स्क्रोटम जो होता है टेस्टिस को कवर करता है, और स्क्रोटम जो है वो उसका होमोलोगस है। होमोलोगस है ये स्क्रोटम का, कौन? लेबिया मेजोरा। और स्क्रोटम कवर करके रखता है टेस्टिस को। स्क्रोटम किसको कवर करता है? टेस्टिस को, याद रख लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, होमोलोगस स्ट्रक्चर जो सेम बट फंक्शन डिफरेंट। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस वर्ड यहाँ पे यूज किया तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर जो होती है वो तो सेम है, लेकिन काम जो है उनके अलग अलग है। जैसे लेबिया मेजोरा और स्क्रोटम दोनों जो है वो स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन इनके काम दोनों के अलग अलग है। एक मेल में है, एक फीमेल के अंदर है, डिफरेंट फंक्शन है। अगला इंपॉर्टेंट है एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन काम सेम होते हैं। क्लाइटोरिस की लेंथ होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर, और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं, जबकि 12 मई को नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में हम मनाते हैं। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाते हैं, और 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा रेबीज डे और पॉपुलेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, रक्तदान महादान। 2 वेडनेसडे 2 अक्टूबर वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे, और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में हम मनाते हैं। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड डे, और 10 नवंबर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे, ये हम मनाते हैं। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे और प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू द। तो ये कुछ डे थे जिसके बारे में बात की। इंपॉर्टेंट बात है कि इन डे को हमने थोड़ा संक्षिप्त किया और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया, ताकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने तो हम उसको ठीक कर पाए, सही कर पाए। अगली इंपॉर्टेंट बात है प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू द टेनर एंड मार्शल। 5 स्टेज होती है प्यूबर्टी की, और उसमें पहली स्टेज हमने बोला थैलार्जी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का। फिर हमने बोला एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट, एड्रीनाल किसको बोला, फिर प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, प्यूबार किसको बोला, ग्रोथ स्पर्ट, इंक्रीज इन हाइट बोला, और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मैंने आपको बोला। ये प्यूबर्टी के साइन है, वो भी याद रखना है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट साइन है, इसके बीच में 3 साइन है, 2 साल का गैप होता है। अगली बात है कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन मनाते हैं, और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। 1 से 7 मई को एंटी मलेरिया वीक कहते हैं, और 1 से 30 जून को एंटी मलेरिया मंथ कहते हैं। 1 से 8 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त वाला।
25 से 8 सितंबर को आई डोनेशन फोरनाइट और 15 से 21 नवंबर को न्यू बोर्न केयर वीक। ये कुछ वीक्स है जिनको वीक्स के अंदर मनाते हैं, हफ्ते हफ्ते भर के लिए मनाने वाले वीक्स हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। यहाँ से कई सारी चीजें बनती है। अगला इंपॉर्टेंट है आईएलआर। आईएलआर काम में लिया जाता है, एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है। आईएलआर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होते हैं। आईएलआर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होते हैं, कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए काम में लिए जाते हैं। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कोल्ड चेन टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए इसको काम में लिया जाता है। आईएलआर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक होता है डायल थर्मोमीटर, ये पूछा जाता है एग्जाम में। डायल थर्मोमीटर जो होता है ये कोल्ड चेन टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करने वाले थर्मोमीटर को बोला जाता है। और इन्फेंटोमीटर इन्फेंट की लेंथ को मेजर करने में काम में लिया जाता है, इसको इन्फेंटोमीटर कहते हैं। इन्फेंट की लेंथ को मेजर करने में काम में लेते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, स्टेडियोमीटर जो है वो हाइट को मेजर करता है, इसको बोलते हैं स्टेडियोमीटर। हाइट साकिब स्टेप जो होती है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है जिनको अपन क्लियर करते हुए अगर आगे चले, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि स्टेडियोमीटर से हाइट मेजर करते हैं और साकिब स्टेप से मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं। ये जो हाइट होती है एट बर्थ वो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है और ये हाइट जो है वो 1 साल की उम्र पे 50% बढ़ जाती है। कितनी? 50%। और ये हाइट 4 साल की उम्र के ऊपर डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल। और ये हाइट 13 साल की उम्र पे ट्रिपल हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रिपल। 50%, डबल और ट्रिपल, ये हाइट के बढ़ने की स्पीड होती है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वैक्सीन जो है वो फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था एडवर्ड जीनर ने और ये स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट था और स्मॉल पॉक्स डिजीज जो है वो इरेडिकेट हो चुकी है। रोटा वायरस वैक्सीन जो है ओरल रूट से देते हैं, 5 बूंद देते हैं और ये प्रिवेंट करती है रोटा वायरस को। इंपॉर्टेंट कोज है रोटा वायरस डायरिया का। डायरिया के प्रिवेंशन के लिए रोटा वैक्सीन 5 बूंद पिलाई जाती है, ओरल इसका रूट रहता है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर जो हेल्थ का रहता है कम्युनिटी के अंदर एंड कंट्री के अंदर, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहता है। क्या रहता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है एग्जाम में, याद रख लीजिएगा। हेल्थ का मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है उसको इंपोर्टेंट इंडिकेटर बोलते हैं, असेस द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, याद रख लीजिएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हेल्थ का इंडिकेटर किसी भी कम्युनिटी में। पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होता है वो दिया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें रहती है? एग्जाम का फेमस सवाल है, पेंटावेलेंट में क्या क्या आती है? उसमें डिप्थीरिया आता है, उसमें पर्टुसिस आता है, उसमें टिटेनस आता है, उसमें हेपेटाइटिस बी आता है और उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है टाइप बी। 0.5 ml देते हैं और इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। 0.5 ml देते हैं और इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, नाम देते हैं इसको पेंटावेलेंट, नाम देते हैं पेंटावेलेंट। अगली देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वारंटीन एक्ट जो है 18 से 70 के अंदर बना था। वैक्सीनेशन एक्ट 1880 के अंदर बना था। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बना था और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो 1961 के अंदर बना था। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट जो है वो 1969 के अंदर बना था। मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी का करते हैं वो 1971 में आया था। ये फेमस सवाल है, पूछा गया है कई बार। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971। मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो 1987 में बना। प्रोग्राम 82 में आया था, एक्ट 87 में बना था। इंपॉर्टेंट है। प्री कंसेप्शन और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो होती है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन PNDT बोलते हैं, ये एक्ट 1994 में बना था। कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम के लिए एक्ट बनाया गया था, PNDT। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट रूल जो है वो 1998 के अंदर बना था। ये इंपॉर्टेंट बात है। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी NREGA नरेगा 2005 के अंदर आया था। नरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट बना था 2005 में। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI 2005 में। सारे एक्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रख लीजिएगा, सारे एक्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा एक्ट कब आया था? रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? बायोमेडिकल वेस्ट, इसके अलावा PNDT, इसके अलावा नरेगा, इसके अलावा ये आपका जो है राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, सारे एक्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और लास्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1951 के अंदर आया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ICDH स्कीम 1975 में आई। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI 1991 के अंदर आया था। अगला इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है 1997 के अंदर आया था। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 2004, 2009 और NRHM जो है वो 2005 के अंदर आया था।
हेल्थ एनएचएम जो है वो 2013 में आया था, एनआरएचएम 2005, एनएचएम 2013, एनएचएम 2013, एनआरएचएम 2005, याद रखिएगा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होती है उसमें एजेंट, हेस्ट एंड एनवायरनमेंट, तीन चीजें होती है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ट्रायड मतलब तीन चीज, कौन है? एजेंट है, होस्ट है और एनवायरनमेंट है, ये तीन चीजें आती है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। डिसएबिलिटी लिमिटेशन इज ए टाइप ऑफ टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन है डिसएबिलिटी लिमिटेशन, रिहेबिलिटेशन करते हैं इसमें। स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज इज द सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन एंड आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो सुपरविजन का काम करती है, मुख्य सेविका आल्सो नोन एज सुपरवाइजर ना, मुख्य सेविका या सुपरवाइजर, सुपरविजन का काम होता है। अगला है यर्सीनिया पेस्टिस कॉज्ड बाय प्लेग डिजीज, यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो प्लेग डिजीज करता है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिएगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल मॉर्टिलिटी इन इंडिया इज ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, मोस्टली पीपीएच। हेल्थ प्रमोशन इज प्रिवेंशन लेवल, प्राइमरी लेवल, हेल्थ का प्रमोशन प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है। और मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होता है वो यूटीआई होता है, जिसका मोस्ट कॉमन कारण है ई कोलाई। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। 100 डे कॉफ जो है वो पर्टुसिस या वूपिंग कॉफ को बोला जाता है, 100 दिन की खांसी, 100 डेज कॉफ। इन डाउन सिंड्रोम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल भी क्या रहता है? डाउन। एंड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसका लेवल क्या रहता है? अप। डाउन सिंड्रोम के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डाउन सिंड्रोम में तो क्या होता है? डाउन, डिक्रीज होता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होती है उसके अंदर इसका लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। डाउन सिंड्रोम और अल्फा फीटोप्रोटीन, डाउन सिंड्रोम का बच्चा जो होता है इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है 21 जीन की, 21वें नंबर जीन की क्या देखने को मिलती है? ट्राइसोमी। इसको अपन मंगोलियन सिंड्रोम भी बोलते हैं, मंगोलियन सिंड्रोम, और इसको हम ट्राइसोमी जी भी बोलते हैं, ट्राइसोमी जी, मंगोलियन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कन्जेनिटल हार्ट डिजीज का, कन्जेनिटल हार्ट डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा जो होता है वो मेंटल रिटार्डेड होता है, मेंटल रिटार्डेड उसको बोलते हैं जिसका आईक्यू जो है वो 70 से कम होता है। डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा ट्यूबरकुलोसिस को हम बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी बोलते हैं। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर एक बीमारी है जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो एक तरह का किल्ड वैक्सीन है। कैसा वैक्सीन है? किल्ड। नंबर ऑफ वैक्सीन वायल इन ए डे कैरियर बॉक्स में 6 से 8 वायल होती है। नंबर ऑफ वैक्सीन वायल कैरियर में डे कैरियर में 6 से 8 वायल होती है, इंपॉर्टेंट बात है। और एमएमआर वैक्सीन जो होती है वो लाइव वैक्सीन है। एमएमआर कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है, याद रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, तो आईसीडीएस को हम पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन एज को हम पढ़ चुके हैं, प्रोग्राम को हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है कि अपने यहाँ पे पढ़ा है एमएमआर वैक्सीन और व्हाइट प्लेग इज आल्सो नोन एज ट्यूबरकुलोसिस, इसी को व्हाइट प्लेग कहते हैं। और रेबीज इज कॉज्ड बाय लासा वायरस टाइप 1। व्हाइट प्लेग किसको बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस को। और रेबीज लासा वायरस टाइप 1 की वजह से होता है। रेबीज का ही दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, रेबीज का भी दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या नाम है? हाइड्रोफोबिया। रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज जो है वो एनिमल बाइट से होने वाली बीमारी है। किससे होती है? एनिमल बाइट से। और जिस एनिमल ने बाइट किया है उस एनिमल को 10 दिन तक वॉच आउट करना होता है। एनिमल बाइट से होती है रेबीज, 10 दिन तक एनिमल को वॉच आउट करना होता है। प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द वुंड साइज रेबीज का वैक्सीनेशन किया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट सूचना, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। इतना करने के बाद में आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको मिलेंगे कुछ वीडियोस, पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस ऐप के ऊपर बहुत सारा कंटेंट इन फ्यूचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आने वाला है, तो इंतजार किस बात का, आज ही ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। इस ऐप के ऊपर आपको इन सब चीज़ों के अलावा कुछ पेड कंटेंट भी मिलेगा, मतलब फ्री कंटेंट प्लस पेड कंटेंट। जो पेड कंटेंट है वो अभी जो अवेलेबल है वो है एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज। एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर बनेगी ये टेस्ट सीरीज, जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यूज है। 299 इसकी प्राइस है,
तरीका बहुत आसान है, आप ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे 299 पे करें। पे करने के बाद में इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे, इस नंबर पे करोगे 7272029029, इस नंबर के ऊपर पे करें। पे करने के बाद में आपको क्या करना है, इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है, पे करने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है 7272029029, इस नंबर के ऊपर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट हो जाएगी और आप इस टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एमपीसीएचओ के एग्जाम से जस्ट पहले आपके रिवीजन में बहुत मदद करेंगे, वो आज ही अप्रोच कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का, इस ओनली 299 और एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो 5 तारीख को शुरू हो चुकी है, सारे टेस्ट अवेलेबल है, आप उनका फायदा उठा सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें और नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने आप को वाकिफ करवाएं। इसके अलावा थ्योरी लेक्चर, एमपीसीएचओ का फुल थ्योरी लेक्चर भी अवेलेबल है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तरीका सेम है, 1500 के अंदर ये नंबर पे आप थ्योरी लेक्चर अटेंड कर सकते हो। 7272029029 1500 पे करके आप थ्योरी लेक्चर को आज ही परचेज करें और नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। अच्छा, अगर आप चाहते हो कंसेप्चुअल स्टडी, अगर आप चाहते हो थ्योरेटिकल स्टडी, तो इंतजार किस बात का, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी आप लोगों के लिए लेके आया है, जिसका एड्रेस है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है उसका टाइमिंग है 2:30 बजे से। आज ही अप्रोच करिए फॉर बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ ईएस एम्स नॉरसेट, आरआरबी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़, ईएसआईसी, रेलवे, सीआरपीएफ, इन सब एग्जाम की अगर आप क्वालिटी स्टडी करना चाहते हैं विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, आज ही अप्रोच करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कंसेप्चुअल स्टडी 6 महीने की 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट, मिनी टेस्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में कंसेप्चुअल स्टडी जो सिलेक्शन तक लेके जाएगी, क्योंकि नोबल टीम का एक ही इरादा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी इरादे के साथ में नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम फ्यूचर में लेके आने वाले हैं। और भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन सुन रहे हैं, कुछ बढ़िया सुन रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, नए वीडियो लेक्चर के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।